Welcome dear friends. In this video we will discuss objective part of CSS Pakistan Affairs paper 2015. So let's start. Question is, what year were Mohenjo-daro and Harappa discovered? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किस साल में दरियाफ्त हुए थे? So the answer is 1921. मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है. इसको माउंड ऑफ द डेड मैन भी कहा जाता है. ये बिल्ट हुआ था 2500 कबल मसीह के अराउंड. उस वक्त इसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन बताई जा रही है कि 40,000 के लगभग थी. यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिजिग्नेट किया था 1980 में, और जिस वक्त इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया तो उस वक्त एशिया में ये पहला साइट था जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया. इसी तरह हड़प्पा के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है. साहिवाल में एक गाँव है जिसका नाम हड़प्पा है, इसी वजह से इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है. पहली ब्रीफ एक्सकेवेशन इसकी सर एलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी 1872-73 में, लेकिन उस वक्त कोई सिविलाइजेशन आइडेंटिफाई नहीं हुई थी. फिर पहली दफ़ा जो एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन कराई गई थी दैट वाज इन 1920, और उसको कराई थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने. और इसमें पहली दफ़ा जब सिविलाइजेशन आइडेंटिफाई हुई थी तो दैट वाज इन 1921, और मोहनजोदड़ो में जो पहली दफ़ा सिविलाइजेशन आइडेंटिफाई हुई थी दैट वाज इन 1922. ऑप्शंस में चूँकि दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड इन 1922 एंड हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड इन 1921. बेसिकली जो सिविलाइजेशंस है इसमें. नेक्स्ट इज, हु रोट द बुक हुज्जतुल्लाहुल बालिगा? किताब हुज्जतुल्लाहुल बालिगा किसने लिखी है? सो द आंसर इज शाह वलीउल्लाह. नेक्स्ट इज, हु फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन ब्राह्मो समाज? ब्राह्मो समाज नामी तंजीम किसने बनाई थी? द आंसर इज राजा राम मोहन राय. ब्राह्मो समाज के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है. ये एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट थी. इसको बनाई थी राजा राम मोहन राय ने. कब बनाई थी? 1828 में. कहाँ पे बनाई थी? कोलकाता, इंडिया में. मूवमेंट का मकसद क्या था कि जो हिंदुज़म है इसको रिवाइव किया जाए और इसमें रिफॉर्म्स लाए जाए. अब इसमें रिफॉर्म्स किस तरह लाए जाए कि सर्टन प्रैक्टिसेस है हिंदुज़म में, जिस तरह के आइडल वर्शिप हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया और पोलीथीइज्म हो गया, तो इन प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट करें और इसके बजाय मोनोथीइज्म, रैशनैलिटी और सोशल इक्वलिटी पे जोर दिया जाए. मोनोथीइज्म का मतलब है कि बिलीव इन वन गॉड, बहुत सारे खुदाओं के बजाय एक ही खुदा को माना जाए. और इस तरह सोशल इक्वलिटी का मतलब ये है कि जो हिंदुज़म में तबक़ात का सिस्टम है, जिस तरह के ब्राह्मण है, कश्तरी है वगैरह, तो इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए और सबको इक्वल माना जाए. नेक्स्ट इज़, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सदर कौन था? सो द आंसर इज़ उमेश चंद्रा बनर्जी या WC बनर्जी. इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में अक्सर ये दो सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इसको किसने बनाया था. सो दैट वाज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको A.O. ह्यूम के नाम से जाना जाता है. ये एक फार्मर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था. और इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि कब बनाया गया था. सो इट वाज फाउंड इन 1885. नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग हुज पीरियड वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? इंडिया में पहली दफ़ा मरदमशुमारी किसके पीरियड में करवाई गई थी? सो द आंसर इज लॉर्ड मायो. इसी फर्स्ट सेंसस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि कंडक्ट हुई थी 1872 में. इसी सेंसस के मुताबिक इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 23.8 मिलियन थी, यानी 2,38,00,000. मेल पॉपुलेशन इसमें 13.9 मिलियन, फीमेल पॉपुलेशन 9.9 मिलियन. लिटरेसी रेट उस टाइम पे 5.2%. सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज हिंदी थी, और जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन था दैट वाज हिंदुज़म. दूसरे नंबर पे इस्लाम और तीसरे नंबर पे सिखिज़म. नेक्स्ट इज़, हु रोट द बुक द लाइफ ऑफ मोहम्मद? किताब द लाइफ ऑफ मोहम्मद किसने लिखी है? द आंसर इज़ विलियम मोइर. नेक्स्ट इज़, इन विच ईयर वाज सिंध सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई प्रेसिडेंसी? सिंध को मुंबई प्रेसिडेंसी से किस साल में अलग किया गया था? सो द आंसर इज़ नन ऑफ द अबव. इट वाज बेसिकली इन 1936. इसको 1935 के साथ कंफ्यूज ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही ये बात थी कि सिंध को मुंबई प्रेसिडेंसी से अलहदा किया जाएगा. लेकिन जो इसको सेपरेट प्रोविंस का स्टेट दिया गया था इट वाज ऑन 1 अप्रैल 1936, ना कि 1935. और जो दिल्ली प्रपोजल्स थे उसमें मुसलमानों का एक बेसिक डिमांड ये भी था कि सिंध को मुंबई प्रेसिडेंसी से अलहदा करके इसको एक सेपरेट प्रोविंस का दर्जा दिया जाए. नेक्स्ट इज़, हु फाउंडेड दारुल उलूम देवबंद?
दारुल उलूम देवबंद किसने बनाई थी? द आंसर इज़ मौलाना कासिम नानतवी। दारुल उलूम देवबंद के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है। अक्सर पूछा जाता है कि दारुल उलूम देवबंद कब बनाया गया था। सो इट वाज फाउंड ऑन मई 30, 1866। पहला हेडमास्टर इसका मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी। इसको जो लोकेशन है इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम सहारनपुर है। सहारनपुर में एक टाउन है जो कि देवबंद के नाम से जाना जाता है, और चूँकि दारुल उलूम इसी देवबंद टाउन में है तो इसी वजह से इसको दारुल उलूम देवबंद कहा जाता है। इनके फाउंडर्स में मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी के अलावा मौलाना रशीद अहमद गंगूही भी थे, और करिकुलम ऑब्वियसली इस्लामिक स्टडीज़। नेक्स्ट इज़ हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया इन 1919? साल 1919 में इंडिया का वाइसराय कौन था? द आंसर इज़ लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री में जितने वाइसरायज रह चुके हैं उन सारों के नाम है और उनका टेन्योर है। जो सबसे पहला वाइसराय था दैट वाज लॉर्ड कैनिंग। 1858 में वो वाइसराय बना था 1862 तक। और इसी तरह सबसे आखिरी वाइसराय जो था दैट वाज लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में वो वाइसराय बना था। इस तरह अगर टोटल वाइसरायज देखे जाए तो टोटल वाइसरायज इंडिया में रह चुके हैं 20। नेक्स्ट इज़ हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द खिलाफत कमेटी? खिलाफत कमेटी का पहला सेक्रेटरी कौन था? द आंसर इज़ नन ऑफ द अबव। It was basically Hafiz Muhammad Sadiq Khatri. Next is which of the following individuals was the first foreign minister of Pakistan? पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारिजा कौन था? So the answer is सर ज़फ़रुल्लाह खान। यहाँ पर इस स्लाइड में आप पाकिस्तान का पहला कैबिनेट देख सकते हैं। लियाकत अली खान पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उसके साथ एडिशनल चार्ज था मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस का। फिर दिसंबर 1947 में उसने मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस का चार्ज रिलिंक्विश किया, और मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान पाकिस्तान का पहला मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस बन गया। इसी तरह पहला मिनिस्टर फॉर कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ एंड वर्क्स जो था दैट वाज चंद्रीगढ़। मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन सरदार अब्दुर्रब निश्तर। मिनिस्टर फॉर फूड एग्रीकल्चर एंड हेल्थ राजा गजनफर अली। मिनिस्टर फॉर लेबर एंड लॉ जोगेंद्र नाथ मेंडल। मिनिस्टर फॉर फाइनेंस जो पहला मिनिस्टर फॉर फाइनेंस दैट वाज गुलाम मोहम्मद। और इसी तरह मिनिस्टर फॉर इंटीरियर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन फजलुर रहमान। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स वाज कन्विक्टेड इन द रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस? रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस में किस शख्सियत को कन्विक्ट किया गया था? सो द आंसर इज फैज़ अहमद फैज़। द रावलपिंडी कंस्पिरेसी या रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस दोनों नाम से इसको जाना जाता है। ये उस वक्त एक अटेम्प्टेड कू थी 1951 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान के गवर्नमेंट को बरतरफ करने की। ये पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह की पहली कोशिश थी जो कि नाकाम हुई थी। नेक्स्ट इज़ फ्राम विच कंट्री डिड पाकिस्तान परचेज द पोर्ट ऑफ गवादर? गवादर की बंदरगाह पाकिस्तान ने किस मुल्क से परचेज़ की थी या ख़रीदी थी? सो द आंसर इज़ ओमान। गवादर पोर्ट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है। ये पाकिस्तान ने परचेज़ की थी सुल्तानत ऑफ मस्कट एंड ओमान से $3 मिलियन के एवज़। ये काफ़ी लंबी नेगोशिएशंस चली थी, 4 साल तक ये नेगोशिएशंस चली थी, और इसके बाद पाकिस्तान का ऑफिशियली पार्ट बन गया था गवादर 8 दिसंबर 1958 को। गवादर पोर्ट पे सुल्तानत ऑफ मस्कट एंड ओमान का रूल रहा 174 साल तक। नेक्स्ट इज़ विच एजेंसी इज़ द लार्जेस्ट इन द नार्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ साउथ वज़ीरिस्तान। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 7 एजेंसीज़ है। पहले ये एजेंसीज़ हुआ करती थी, लेकिन जब फाटा केपी के साथ मर्ज हुआ है तो तब से ये डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाते हैं। जो बाजवाड़ है ये सबसे छोटी एजेंसी थी, 1290 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया थी, और इसी तरह जो सबसे बड़ी एजेंसी थी दैट वाज साउथ वज़ीरिस्तान, और इसकी एरिया जो है दैट इज़ 6620 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इज़ इन विच सिटी डिड मिलिटेंट्स अटैक कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी? कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी पर मिलिटेंट्स ने किस शहर में हमला किया था? सो द आंसर इज़ ज़ियारत। 15 जून 2013 को मिलिटेंट्स ने कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी, जिसमें कायद-ए-आज़म अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 महीने और 10 दिन रहे, उस पर हमला किया था और उसको कम्प्लीटली जलाया गया था। और जिस मिलिटेंट ग्रुप ने इसको क्लेम किया था दैट वाज बलोच लिबरेशन आर्मी। नेक्स्ट इज़ व्हाट वाज द डेट ऑफ द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2013? 2013 के आम इंतखाबात किस तारीख को हुए थे? सो द आंसर इज़ मई 11। यहाँ पर इस स्लाइड में आप 2013 के आम इंतखाबात के नताइज देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा सीट्स जिस पार्टी ने लिए थे दैट वाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। 126 जनरल सीट्स लिए थे उन्होंने, और फिर वुमेन और मिनॉरिटी सीट्स को मिला के कुल सीट्स उनके
166 تھے. دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی جنرل سیٹس 33 لیے تھے. تیسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف جنرل سیٹس 28 لیے تھے. پھر MKM کا نمبر، پھر JUIF اور اسی طرح باقی پارٹیوں نے ایک ایک دو دو سیٹس بھی لیے تھے. نیکسٹ از وچ پالیٹیشین ہیلڈ دا پوزیشنز آف بوتھ گورنر جنرل اینڈ پرائم منسٹر. کون سا سیاستدان گورنر جنرل بھی رہ چکا ہے اور پرائم منسٹر بھی رہ چکا ہے؟ سو دا آنسر از خواجہ ناظم الدین. خواجہ ناظم الدین کی اگر آپ پولیٹیکل ہسٹری تھوڑی سی جاننا چاہتے ہیں تو یہ پریمیئر آف بنگال بھی رہ چکا ہے 43 سے لے کر 45 تک. پھر چیف منسٹر آف ایسٹ بنگال رہ چکا ہے 46 سے 47 تک. گورنر آف ایسٹ پاکستان رہ چکا ہے 47 سے 48 تک. پھر 48 سے لے کر 51 تک یہ گورنر جنرل آف پاکستان تھا. اور پھر لیاقت علی خان کے بعد 1951 سے لے کر 1953 تک یہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہا. نیکسٹ از on which date did the British Parliament announce the Independence Act. انڈیپینڈنس ایکٹ کو برٹش پارلیمنٹ نے کب اناؤنس کیا تھا؟ سو دا آنسر از 18 جولائی 1947. انڈیپینڈنس ایکٹ کے بارے میں کچھ اور اہم ڈیٹس ہے. رائل ایسنٹ اس کو ملا تھا 18 جولائی 1947 کو. کمنسمنٹ اس کی ہوئی تھی 15 اگست 1947 کو. اس کو ریپیل کیا گیا تھا انڈیا میں 26 جنوری 1950 کو، کیونکہ 26 جنوری 1950 کو انڈیا نے اپنا کنسٹیٹیوشن امپلیمنٹ کیا. اسی طرح ریپیل ہوا تھا پاکستان میں 23 مارچ 1956 کو، کیونکہ 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین جو تھا وہ امپلیمنٹ ہو گیا تھا. نیکسٹ از on which date did India stop the flow of canal waters to West Punjab for the first time. پہلی دفعہ ویسٹ پنجاب کو انڈیا نے کینال واٹرز کی فلو کب روکی تھی؟ سو دا آنسر از 1 اپریل 1948. نیکسٹ از in which year was کشمیر sold to گلاب سنگھ. کشمیر گلاب سنگھ کو کس سال میں بیچا گیا تھا؟ سو دا آنسر از none of the above. جو اوریجنل ڈیٹ تھا دیٹ واز 1846. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ اینگلو سکھ وار کے بعد ٹریٹی آف لاہور ہوتی ہے 9 مارچ 1846 کو. اس میں سکھ اپنا کچھ ویلیویبل لینڈ جو ہے، قیمتی لینڈ، وہ برٹش کے حوالے کر دیتی ہے. تو برٹش پھر اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ ٹریٹی آف امرتسر میں گلاب سنگھ کے ساتھ نیگوشیٹ کرے. تو ٹریٹی آف امرتسر میں گلاب سنگھ کو برٹش وہ لینڈ جو انہوں نے سکھ سے ایکوائر کیا تھا وہ بیچ دیتے ہیں 75 لاکھ نانکشائی کے عوض، اور وہ اسی کے ساتھ کشمیر جو ہے وہ گلاب سنگھ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. Here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.